डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का प्रैक्टिस चैप्टर यानी कि एमसीक्यू, जो कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो ये है यूनिट 1 का शिक्षण अभिवृत्ति और उसकी प्रकृति, यानी कि उसके अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र के अंतर्गत उनकी विशेषताओं, प्रकृति का बारे में जो क्वेश्चन आते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट से, शिक्षण से क्या अभिप्राय है। तो शिक्षण से क्या अभिप्राय है मतलब शिक्षण से हम क्या समझते हैं। तो इसमें दिया है ऑप्शन ए सीखने में सहायक, ऑप्शन बी शिक्षण की अंतः प्रक्रिया, ऑप्शन सी सीख देना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण से हम क्या समझते हैं, शिक्षा देना यानी कि सीख देना या ज्ञान देना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर है। फिर है सेकेंड क्वेश्चन, शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक यानी कि उसकी जो मूल है और उसकी जो बौद्धिक है उन सद्गुणों का आधार बनाना है। यह कथन किसका है या यह परिभाषा किसका है। तो ये परिभाषा किसका है, ऑप्शन ए है सुक्रांत, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है टेलर और ऑप्शन डी है जॉन डेवी। तो ये जो परिभाषा है यानी कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के उसके नैतिक और बौद्धिक गुणों का विकास करना है। तो ये जो परिभाषा है यह अरस्तु के द्वारा दिया गया है। ये आपके पॉलिटिकल साइंस में भी मिल जाएगा परिभाषा, ये अरस्तु के द्वारा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन बी आएगा। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन, शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है। यानी कि मनुष्य में जो क्या है, गुण है, बुद्धि है, जो शारीरिक गुण है, मानसिक गुण है और आत्मा में विद्यमान जो गुण है उसका क्या करना है, सर्वांगीण विकास यानी कि संपूर्ण विकास करना है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन ए है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी और डी है अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये जो परिभाषा है यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चे या मनुष्य उसके शारीरिक, मानसिक और आत्मा में विद्यमान जो गुण है उसका सर्वोत्तम विकास यानी कि पूर्ण विकास। तो इसका ऑप्शन सी है, आंसर सी। फिर है आपका फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है, शिक्षण वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व यानी कि मुख्य ज्ञान तत्व क्या है, संग्रहण करना है। यानी कि शिक्षण क्या है, एक संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व क्या है, ज्ञान का संग्रहण करना यानी ज्ञान को एकत्रित करना। यह किसका परिभाषा है। ऑप्शन ए है स्मिथ, बी है रेमंड और सी है गेज और डी है फिलिप्स। तो ये जो परिभाषा है यह फिलिप्स के द्वारा दिया गया है। तो चौथा का आपका आंसर हो गया डी। फिर है शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। या अपेक्षित यानी कि इच्छा अनुसार परिवर्तन लाना। तो यह कथन किसका है या परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है। तो फर्स्ट है रियांश, बी में है महात्मा गांधी, सी में है गेज और डी में है पतंजलि। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है। तो ये परिभाषा जो है वह गेज के द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। फिर है क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 है, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षण है। यह कथन या परिभाषा किस विज्ञान के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए है रियांश, ऑप्शन बी है गेज और ऑप्शन सी है P.O. स्मिथ, ऑप्शन डी है टेलर। तो ये जो परिभाषा है यह रियांश के द्वारा दिया गया है। तो 6 का जो आंसर है
वो है ए। फिर है क्वेश्चन 7, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण कहलाती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है या किसका है? ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है डॉक्टर राधाकृष्णन और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दिए गए हैं? ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन। तो आपका 7 का आंसर है सी डॉक्टर राधाकृष्णन। फिर है आपका क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है, शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के किन किन पक्षों को अभिप्रेरित करती है? ऑप्शन ए है संज्ञात्मक, बी है भावनात्मक, सी है क्रियात्मक और डी है ये सभी। तो शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के किन किन पक्षों को यानी कि किन किन गुणों को अभिप्रेरित करता है? ज्ञानात्मक भी करते हैं, भावनात्मक भी होता है और क्रियात्मक भी, तीनों प्रकार के होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? डी आएगा, यानी कि ये सभी। तो 8वां का आंसर जो है वो है डी। फिर है क्वेश्चन 9, शिक्षण की प्रकृति कैसे होती है? उद्देश्यपूर्ण, उपचारात्मक, विकासात्मक। यानी कि उद्देश्यपूर्ण यानी कि शिक्षा किस लिए यानी कि ज्ञान किस लिए प्रदान की जाती है? एक निश्चित उद्देश्य के लिए, ये भी सही है। फिर शिक्षा किस लिए प्रदान की जाती है? उपचारात्मक, ये भी सही है। आपकी जो गवर्नमेंट संस्था है उसमें कहीं कहीं पर उपचारात्मक ज्ञान भी दिया जाता है। फिर है शिक्षण की प्रकृति कैसे है? इसमें विकासात्मक यानी कि बच्चों के विकास के लिए भी ज्ञान दिया जाता है। तो आपके ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही आ जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा डी। तो ये होगा शिक्षण की प्रकृति कैसी है? तो ऑप्शन डी उद्देश्यात्मक, उपचारात्मक, विकासात्मक, ये तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन आएगा डी इसका। फिर आपका 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है, ऑप्शन बी है शिक्षण की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों रूपों में होती है, ऑप्शन सी है शिक्षण भाषाई प्रक्रिया न होकर केवल उपचारात्मक प्रक्रिया है और ऑप्शन डी है शिक्षण निर्देशन में अन्वेषण, मूल्यांकन, मानक आदि शामिल होते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपका फर्स्ट है, शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है, ये भी सही है। शिक्षण की प्रकृति कला और विज्ञान दोनों रूपों में होता है, ये भी सही है। और शिक्षण भाषाई प्रक्रिया न होकर, ये गलत है, क्योंकि शिक्षण क्या है? भाषाई प्रक्रिया है। ज्ञान कैसे दिया जाता है? भाषा के द्वारा, यानी कि बोल कर दिया जाता है। और शिक्षार्थी कैसे ग्रहण करते हैं? उसको सुनकर। तो ये क्या है? शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, ना कि इसमें केवल उपचारात्मक। ये उपचारात्मक नहीं होता, इसमें 3 क्षेत्र दिया है जो कि पिछले क्वेश्चन में देखे हैं। उपचारात्मक भी होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है और सकारात्मक भी होता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है। तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ये फिर है क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सा शिक्षण की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करता है? यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि शिक्षण की प्रकृति को यानी कि उसके स्वरूप को प्रदर्शित नहीं कर रहा है? ऑप्शन ए है शिक्षण सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, ये आपका सही है। पिछले क्वेश्चन में देखे हैं हम। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। शिक्षण एक गतिहीन प्रक्रिया है, ये आपका गलत है, क्योंकि शिक्षण क्या होता है? यानी कि ज्ञान देना, ये क्या है? निरंतर गतिशील है। हम कितना भी ज्ञान ग्रहण कर ले, लेकिन हमें ज्ञान की कमी होती ही है, क्योंकि प्रत्येक ज्ञान हर किसी के पास नहीं होता, हर किसी के पास अलग अलग ज्ञान होता है। तो क्या है? शिक्षण एक गतिशील है, यानी कि गतिशील प्रक्रिया है। तो ये क्या है? गतिहीन लिखा है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। सी इसका आंसर है। फिर आपका 12 क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करती? यानी कि इसमें कौन सा एक
ऑप्शन है जो क्या करता है, शिक्षण यानी कि ज्ञान देने की प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्यावसायिक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन है अंतः प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन है आपका सामाजिक प्रक्रिया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं देना है, यानी कि ज्ञान देने की ओर संकेत नहीं कर रहा है? तो व्यावसायिक प्रक्रिया ये किस ओर ध्यान दे रहा है, ये व्यवसाय की ओर दे रहा है। सतत प्रक्रिया यानी कि प्रगतिशील प्रक्रिया, अंतः प्रक्रिया मतलब आंतरिक गुणों का विकास करना है। सामाजिक प्रक्रिया, तो शिक्षा क्या है, ज्ञान देना क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, अंतः प्रक्रिया भी है और सतत प्रक्रिया भी है, ये उसकी प्रकृति के अंतर्गत है। लेकिन व्यावसायिक प्रक्रिया तो ये उसकी प्रकृति के अंतर्गत नहीं है। हम शिक्षा प्रदान करते हैं, उसे ग्रहण करने के बाद उसका प्रयोग करके ये प्राप्त करते हैं, तो ये उसकी प्रकृति के अंतर्गत नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर ए। फिर आपका 30 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें निम्न 3 ध्रुव है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह एक परिभाषा है जो कि गेस के द्वारा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, तो शिक्षण त्रिध्रुवीय कैसे है, इनमें किन किन को शामिल किया जाता है ये देखते हैं। ऑप्शन है छात्र, विद्यालय, शिक्षक। ऑप्शन बी है छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। फिर ऑप्शन सी है प्राचार्य, विद्यालय, शिक्षक। ऑप्शन डी है अध्ययन, पाठ्यक्रम और छात्र। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी कि इसमें 3 तत्व हैं, छात्र, विद्यालय, शिक्षक। तो ये भी नहीं है, छात्र होगा और शिक्षक होगा और विद्यालय होगा। तो छात्र को विद्यालय में शिक्षक पढ़ाएगा, लेकिन क्या पढ़ाएगा ये इसमें नहीं दिया गया है। सेकेंड ऑप्शन है छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। इसमें है आपका छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम, यानी कि छात्र को शिक्षक जो पाठ्यक्रम में दिया हुआ है वो पढ़ाएगा, ये हो गया। फिर थर्ड है प्राचार्य, विद्यालय और शिक्षक। प्राचार्य, विद्यालय और शिक्षक, इसमें विद्यार्थी ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं आएगा इसमें। अध्ययन, पाठ्यक्रम और छात्र, तो अध्ययन मतलब शिक्षा ग्रहण करना, पाठ्यक्रम यानी कि इसके अंदर ग्रहण करेंगे ना, और ये छात्र है तो छात्र ग्रहण करेगा, तो इसमें क्या है आपके शिक्षक ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, बी आएगा, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। ये 3 ध्रुव है उसके, किसके, शिक्षण के। तो ऑप्शन बी आ जाए, ऑप्शन बी इसका आंसर है। फिर आपका 14 क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है, यानी कि शिक्षण के स्वरूप को दर्शाता है, ज्ञान देने की स्वरूप को दर्शाता है। यह एक कला है, यह एक विज्ञान है, यह विज्ञान एवं कला दोनों है, न तो कला है और न ही विज्ञान है। जिसमें कौन सा ऑप्शन है जो शिक्षण की प्रकृति को दर्शा रहा है, शिक्षण क्या है, ज्ञान देना, तो शिक्षण क्या है, एक कला भी है, विज्ञान भी है। तो ऑप्शन सी में इन दोनों को मिश्रित करके दिया हुआ है, इसमें कोई भी नहीं। तो आपके ये जो ऑप्शन सी है ये सही है, क्योंकि शिक्षा क्या है, एक कला भी है और विज्ञान भी है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर है क्वेश्चन 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन है शिक्षण प्रक्रिया लक्ष्य उन्मुखी होती है, यानी कि लक्ष्य परत होती है। फिर है शिक्षण के माध्यम से मानवीय मूल्यों का विकास होता है। फिर सेकंड कथन है संकुचित शिक्षा का अर्थ औपचारिक शिक्षा होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इसमें कौन सा कथन जो है सही है। तो शिक्षण प्रक्रिया लक्ष्य उन्मुखी होती है, यानी कि शिक्षण जो ज्ञान देने की प्रक्रिया है उसमें एक लक्ष्य छुपा होता है, ये भी सही है। शिक्षण के माध्यम से मानवीय मूल्यों का विकास होता है, यानी कि मानवीय गुणों का विकास होता है, ये भी सही है। और थर्ड है शिक्षण संकुचित शिक्षा का अर्थ औपचारिक शिक्षा होता है, ये भी सही है, क्योंकि संकुचित शिक्षा यानी कि सीमित शिक्षा, तो सीमित शिक्षा किस पर आधारित होता है, औपचारिकता पर आधारित होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा आंसर सही आएगा, ऑप्शन डी 1, 2, 3 ये तीनों क्या है, सही है। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा इसमें आंसर
डी। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। यानी कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है, यानी कि ज्ञान देने का उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। यह भी आपका सही है। शिक्षण और सीखने में विपरीत प्रबंध पाया जाता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसमें फर्स्ट दिया है, शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना, ये आपका सही है। सेकेंड है, शिक्षण और सीखने में विपरीत प्रबंध पाया जाता है, तो ये आपका गलत है। शिक्षण और सीखना, शिक्षण का अर्थ ही सीखना है या सिखाना है, शिक्षा प्रदान करना है, तो ये आपका विपरीत अर्थ नहीं, एक सापेक्षित अर्थ है। तो ये वाला आपका कथन गलत है और ये वाला आपका सही है। तो इसमें केवल 1, ये जो लिखा है ऑप्शन ए, ये सही है। तो इसका आंसर हो गया 1, यानी कि ए, ये सही है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 से इधर स्टार्ट होगा आपका शिक्षण के उद्देश्य से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन से शिक्षण का केंद्र बिंदु होते हैं? ऑप्शन ए है अध्यापक, ऑप्शन बी है बालक, ऑप्शन सी है विषय, ऑप्शन डी है समाज। यानी कि इसमें से कौन सा जो एक पक्ष है जो केंद्र बिंदु होता है किस चीज़ का? शिक्षण का है, यानी कि शिक्षा प्रदान करने का केंद्र बिंदु। तो शिक्षण किसको प्रदान की जाती है? अध्यापक, विषय, समाज या बालक। तो इसमें बालक को शिक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? एक विषय क्षेत्र के द्वारा। कौन प्रदान करता है? अध्यापक। और बालक किससे होता है? सामाजिक संस्था से होता है, यानी कि एक समाज से होता है। तो इसमें केंद्र बिंदु क्या है? बालक है। शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक है, क्योंकि इसे ही क्या किया जाता है? शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बी जो है ये क्या है? इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन है? ऑप्शन ए है शिक्षण की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन बी है माता पिता की क्षमता का विकास करना। ये तो गलत होगा, क्योंकि इसमें शिक्षा का उद्देश्य शिक्षण की क्षमता का विकास करना होगा ना, माता पिता की क्षमता का विकास करना ये नहीं है। कक्ष वातावरण को बनाए रखना, ये भी ऑप्शन में आपका नहीं आएगा, ये भी आपका ऑप्शन में नहीं आएगा। फिर है बालकों में सृजनशीलता को बढ़ावा देना, यानी कि उनमें जो ज्ञान ग्रहण करने की जो क्षमता है उसको क्या करना है? बढ़ावा देना। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। 18 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालकों में सृजनशीलता, यानी कि ज्ञान को ग्रहण करने को बढ़ावा देना है, ना कि ये शिक्षा का क्षमता का विकास करना। शिक्षा क्या है? ये जब तक ज्ञान ग्रहण नहीं करेगा तब तक के शिक्षक नहीं बनेगा। तो शिक्षक का क्षमता का विकास करना ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 19, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? यानी कि मूल्य शिक्षा किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है? फर्स्ट है समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से किसी, ये हो गया। फिर है ऑप्शन बी किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से। फिर ऑप्शन सी है मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदन से। फिर है ऑप्शन डी धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? तो समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो सांस्कृतिक प्रथा है वो रूढ़िगत भी होता है गाँव में। तो मूल्य शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं हो सकता। फिर है किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से, ये भी गलत है, क्योंकि वो सामाजिक समूह द्वारा जो धार्मिक आचरण निर्धारित की जाती है वो पक्षपात होते हैं, किसी धर्म को लेकर किया जाता है। फिर है थर्ड ऑप्शन है मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदन से, यानी कि मानवता। तो ये क्या है? शिक्षा मूल्य का मुख्य उद्देश्य क्या है मूल्य शिक्षा का?
मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना, यानी कि ये मानव धर्म को मान रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर है क्वेश्चन 20। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है। किसमें वर्गीकृत किया जाता है शिक्षण उद्देश्य के आधार पर? नीचे ऑप्शन दिया है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में, ये 3 दिया है। फिर ऑप्शन बी है दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक शिक्षण में। ऑप्शन सी है आध्यात्मिक, भौतिक एवं मानसिक शिक्षण में। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें शिक्षण उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया है। कितने आधार पर वर्गीकृत किया है? ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक, तो और आध्यात्मिक, भौतिक एवं मानसिक, उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक ये तीनों शिक्षण की प्रकृति के अंतर्गत आता है। और दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक ये शिक्षण की प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता है, और न ही आध्यात्मिक, भौतिक एवं मानसिक शिक्षण में होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इधर से स्टार्ट होता है आपके शिक्षण के स्तर से, यानी कि ये जो क्वेश्चन है यह होगा आपका शिक्षण के स्तर से। अभी हम जो देखे हैं यह हो गया शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर देख रहे थे। अब हम देखेंगे शिक्षण की स्तर से देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है 21 जो है, चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन शिक्षा जगत में शिक्षण के 3 स्तरों में शामिल है? फर्स्ट है स्मृति स्तर, बोध स्तर और थर्ड ऑप्शन है चिंतन स्तर। कुट है केवल 1। ऑप्शन बी है 1 और 2। ऑप्शन सी है 2 और 3। ऑप्शन डी है ए, बी और 3, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों हैं। तो इसमें शिक्षण का स्तर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, यानी कि रटने के स्तर, बोध स्तर यानी कि रटने के बाद उसे ध्यान में रखने के स्तर, और चिंतन स्तर यानी कि जो ज्ञान में रखे हैं उसका चिंतन मनन करने यानी कि समझने की क्षमता। तो ये 3 स्तर होता है, ये प्राइमरी होता है, ये मिडिल होता है और ये उच्चतर होता है। तो ये तीनों इसके ऑप्शन में आएगा, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। आंसर हो जाएगा डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षण के स्तर में क्वेश्चन नंबर 22। नंबर 22, शिक्षण के सतत क्षेत्र को प्रमुख रूप से 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। निम्न में से इसमें कौन सा एक शामिल नहीं है? यानी कि शिक्षण के स्तर में इसमें कौन शामिल नहीं है? फिर है ऑप्शन ए स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था। तो स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति ये इसमें शामिल है शिक्षण के स्तर में। भाव स्तर की शिक्षण व्यवस्था ये स्मृति स्तर, चिंतन स्तर और बोध स्तर ये 3 शामिल है, लेकिन भाव इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये जो भाव है ये अलग है, ये इसके गुण को यानी कि एक व्यक्ति के गुण को प्रदर्शित कर रहा है, उसके स्तर को नहीं। ऑप्शन सी है बोध या समझ स्तर, तो ये आपका सेकेंड स्टैंडर्ड है। और चिंतन स्तर ये आपका फाइनल स्टैंडर्ड है, यानी कि उच्च स्टैंडर्ड है। आपके शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, और ये भाव स्तर इसके नहीं है। तो ये जो भाव स्तर है इसका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? स्मृति स्तर में कौन शामिल नहीं है? तो भाव स्तर ये इसमें शामिल नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 23। हर्बर्ट शिक्षण मॉडल आधारित है, यानी कि जो आपके हर्बर्ट शिक्षण मॉडल है शिक्षण के स्तर में यह किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है चिंतन स्तर की शिक्षण व्यवस्था पर। ऑप्शन बी है बोध या समझ स्तर की शिक्षण व्यवस्था पर। ऑप्शन सी है स्मृति या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था पर। उपरोक्त इनमें से कोई नहीं है, यानी कि इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं। तो हर्बर्ट जो शिक्षण मॉडल है वह किस पर आधारित है? चिंतन स्तर पर यानी कि उच्च शिक्षा पर आधारित है, बोध या समझ स्तर यानी कि मध्यम में है, या स्मृति स्तर पर यानी कि प्राथमिक स्तर पर। तो इसमें से कौन सा है? तो हर्बर्ट ने जो शिक्षण मॉडल दिया है वह किस पर आधारित है? स्मृति स्तर पर यानी कि प्रथम स्टैंडर्ड में है। तो इसका ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, ये आपका सही आंसर है। फिर है
24। क्वेश्चन नंबर 24। किस स्तर की शिक्षण क्रिया में बालक विषय वस्तु के तथ्यों को कंठस्थ कर सकता है? यानी कि कौन सी स्तर है जिसमें बालक क्या करता है, विषय वस्तु यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसके तथ्यों को कंठस्थ कर सकता है, यानी कि अच्छे से याद कर सकता है। तो इसमें है बोध या समझ स्तर, तो ये मध्यम स्तर है। स्मृति या स्मरण शक्ति की स्तर, ये आपका प्रथम स्तर है। और थर्ड है चिंतन स्तर की शिक्षण क्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या पूछा गया है, किस स्तर की शिक्षण क्रिया में बालक विषय वस्तु के तथ्यों को कंठस्थ कर सकता है? कंठस्थ यानी कि क्या करता है, वो रट कर प्रयास करता है, रट कर याद करने का प्रयास करता है। तो ये रट कर प्रयास अर्थ याद करने का प्रयास कौन से स्तर में किया जाता है? तो आपके फर्स्ट स्तर में, स्मृति या स्मरण शक्ति इसके अंतर्गत क्या करता है, उसकी स्मृति या स्मरण शक्ति कमज़ोर होता है प्रथम स्टैंडर्ड में, तो वह क्या करता है, कंठस्थ करने की प्रक्रिया करता है, यानी कि रट कर याद करने की प्रक्रिया शामिल है। तो यह ऑप्शन बी आ जाएगा। ये एक बालक कंठस्थ यानी कि रट कर याद करने की कोशिश करता है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है स्मृति स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन यानी कि मौखिक व लिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। फिर है ऑप्शन बी प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों में स्मृति स्तर की प्रक्रिया धीमी होती है, यानी कि समझने की प्रक्रिया क्या होती है, धीमी होती है, उसकी चिंतन प्रक्रिया वो भी धीमी होती है। फिर है ऑप्शन सी स्मृति स्तर शिक्षण के बच्चों में अंतःक्रिया अधिक होती है। फिर ऑप्शन डी स्मृति स्तर का शिक्षण तथ्यों को रटने पर बल देता है। तो इसमें निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्मृति स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन मौखिक एवं परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, ये भी सही है, क्योंकि इसका मूल्यांकन मौखिक व लिखित द्वारा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं, तो इससे क्या होता है, मौखिक द्वारा ही लेते हैं ताकि उनको सही पता है या नहीं ये पता लगा सकें। फिर है ऑप्शन बी प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों में स्मृति स्तर की प्रक्रिया क्या होती है, धीमी होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, कंठस्थ करने का प्रयास करते हैं उसे रट कर। फिर है ऑप्शन सी स्मृति स्तर बच्चों में अंतःक्रिया की अधिक होती है, ये ऑप्शन आपका गलत है, ये मध्यम और थर्ड स्टैंडर्ड में होता है, यानी कि आपकी जो चिंतन स्मृति है उसके अंतर्गत होता है और बोध के अंतर्गत होता है, स्मृति स्तर के अंतर्गत नहीं होता अंतर्क्रिया। तो ये ऑप्शन आपका नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, इसमें सत्य नहीं है, मतलब ऑप्शन सी सत्य नहीं है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, स्मृति स्तर का शिक्षण तथ्यों को रटने पर बल देता है, यानी कि बच्चा क्या करता है, स्मृति स्तर में प्रथम स्तर में रट कर याद करने का यानी कि कंठस्थ करने का प्रयास करता है। तो ये ऑप्शन आपके इसमें आ गया था, 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपके कथन सत्य नहीं है। इसमें कौन सा आ जाएगा, स्मृति स्तर शिक्षण के बच्चों में अंतःक्रिया अधिक होती है, यानी कि ये गलत है, अंतःक्रिया क्या होता है, बहुत कम होता है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 26। किस स्तर की शिक्षण व्यवस्था रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है? स्मृति स्तर, बोध स्तर या चिंतन स्तर, ये 3 स्तर है शिक्षण की। तो इसमें कौन सा स्तर है जो रटने की प्रवृत्ति यानी कि कंठस्थ करने की प्रवृत्ति को बल देता है? ऑप्शन ए स्मृति की शिक्षण व्यवस्था, ऑप्शन बी शिक्षण स्तर की शिक्षण व्यवस्था, ऑप्शन सी चिंतन स्तर की शिक्षण व्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपकी जो स्मृति स्तर है यानी कि प्रथम अवस्था की स्तर है, यह किस पर बल देता है, आपके रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है। तो ये आपका आंसर ए, इसमें आ जाएगा आंसर ए आपका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 27। स्मृति स्तर पर भूलने की प्रक्रिया काफ़ी सक्रिय होती है, इसका प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए इस स्तर पर तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ऑप्शन बी इस स्तर पर तथ्यों को अत्यधिक समझना पड़ता है, ऑप्शन सी इस स्तर पर तथ्य काफ़ी रटे हुए होते हैं, उपरोक्त सभी।
तो इसमें क्या किया जाता है, स्मृति स्तर पर भूलने की प्रक्रिया काफ़ी सक्रिय होती है। यानी कि स्मृति स्तर पर क्या होता है, प्रथम स्तर पर बच्चे भूलते बहुत ज़्यादा है, यह निरंतर सक्रिय होता है, यानी कि फिर रहते हैं फिर भूलते हैं। तो यह किस पर आधारित है, किस स्तर में है, तो इस स्तर पर तथ्यों के ध्यान नहीं दिया जाता है, ये गलत है। तथ्यों पे ध्यान दिया जाता है लेकिन उसे रटते हैं बच्चे। फिर सेकेंड है ऑप्शन, स्तर पर तथ्यों को अत्यधिक समझना पड़ता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है, इस स्तर पर तथ्य काफ़ी रटे हुए होते हैं, यानी कि प्रथम स्टैंडर्ड जो होता है स्मृति स्तर, इसमें क्या करते हैं बच्चे, उसे रटते हैं, समझते नहीं हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस भूलने की कारण क्या है, रटना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है आपका आंसर है। स्मृति स्तर पर क्या कहते हैं, भूलने की जो प्रक्रिया होता है वो रटने के वजह से होता है। तो ये हो गया आपका 27 क्वेश्चन। आज हम 30 क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 1 में, फिर इसका आगे को क्वेश्चन पार्ट 2 में देखते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। स्मृति के शिक्षण में किसको महत्व दिया जाता है। तो स्मृति के शिक्षण में किसको महत्व दिया जाता है, संकेत अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग। अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग और हिंदी में कहते हैं सीखना। तो संकेत अधिगम यानी कि संकेत के द्वारा सीखना। ऑप्शन बी है श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला के द्वारा सीखना। फिर है अनुक्रिया और ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्मृति स्तर में किसको महत्व दिया जाता है, यानी कि जो रटने सीखने की स्तर है उसमें किसको महत्व दिया जाता है, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, अनुक्रिया, ये तीनों को इसमें शामिल किया जाता है। बच्चों को भूले ना इसके लिए क्या कहते हैं, संकेत के माध्यम से भी पढ़ाए जाते हैं, उन्हें श्रृंखलाओं के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है, और अनुक्रिया यानी कि विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। तो ये तीनों इसमें शामिल होते हैं स्मृति स्तर में, ताकि बच्चे उसे भूले ना या रटने का प्रयास ना करें। क्योंकि इस स्तर में बच्चे क्या करते हैं, रट कर कंठस्थ यानी कि याद करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा, ये तीनों को इसमें शामिल किया जाता है। आंसर है डी। अब है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, स्मृति स्तर के शिक्षण को अधिक बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। फर्स्ट है, पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाए। सेकेंड है, अभ्यास के लिए ज़्यादा समय दिया जाए। थर्ड है, थकान के समय शिक्षण न किया जाए, यानी कि शिक्षा प्रदान न किया जाए। तो स्मृति स्तर के शिक्षण को अधिक बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यानी कि जो बच्चे इस स्तर में क्या करते हैं, रटने का प्रयास करते हैं, रट कर याद करने का प्रयास करते हैं और इसमें भूलने की संभावना अधिक होती है। तो उसको बेहतर कैसे किया जाए कि बच्चे रटने का प्रयास न करें। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से यानी कि उसको विस्तार से समझा कर पढ़ाया जाए। फिर है, अभ्यास के लिए उनको समय दिया जाए, और थकान के समय यानी कि लगातार उनको पढ़ाई न कराया जाए, यानी कि पहले उसको रिलैक्स होने दें, इसके बाद उनको शिक्षा प्रदान किया जाए। तो ये तीनों कथन क्या हो जाएगा, इसमें आपका बेहतर बनाने में उपयोगी है। तो उपरोक्त कथन में कौन से कथन सही है, केवल 1,